वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 31 अगस्त 2021 और 31 अगस्त 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि निम्न में से बिहार के किस स्टेडियम को हाल ही में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर मैंने आपको बताया था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोइनुल हक स्टेडियम जो कि पटना में स्थित है। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यह घोषणा किया गया था। तो ये सारी बातें जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी इस प्रश्न से संबंधित वो सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी। सभी लोगों ने इसका सही उत्तर किया है और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल में अवश्य लिखा कीजिए। चलिए आज है 31 अगस्त 2021 और 31 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो 31 अगस्त को प्रत्येक वर्ष हरिमडिगा अर्थात मलेशिया राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए अब यहाँ पे हमारा जो आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले की महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ममता देवी को 5वीं बार राज्य खेल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, ये बिहार के रोहतास जिले की रहने वाली है ममता देवी। अभी हाल ही में 5वीं बार इन्हें बिहार राज्य खेल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि बिहार के रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड के सोनहर गांव की रहने वाली 35 वर्षीय राष्ट्रीय महिला पैरालंपिक खिलाड़ी ममता देवी को हाल ही में 5वीं बार खेल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। आप जहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है ममता देवी जो कि बिहार के रोहतास जिले की रहने वाली है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे 5वीं बार इन्हें राज्य खेल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। इससे पहले उन्हें वर्ष 2010, 2013, 2018 व 2020 में राज्य खेल सम्मान मिल चुका है। तो ये आप यहाँ से ये वाला पॉइंट याद रखिए। हमारा अगला पॉइंट है कि पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें उप मुख्यमंत्री व खेल मंत्री द्वारा पुरस्कृत किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ममता देवी राष्ट्रीय पैरालंपिक में 4 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना ओलंपिक की यहाँ पे बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि ममता देवी राष्ट्रीय पैरालंपिक खेलों में 4 बार गोल्ड मेडल जीती है। ये आप ध्यान रखिए, कंफ्यूज यहाँ पे मत कीजिएगा। यहाँ पे अगला पॉइंट है उनके पति शशिकांत पांडे भी पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं तथा वह भी राष्ट्रीय स्तर पर कई गोल्ड मेडल प्राप्त जीत चुके हैं। उन्हें भी कि राष्ट्रीय स्तर पर कई गोल्ड मेडल प्राप्त हो चुके हैं। तो ये सारे पॉइंट यहां से आप याद रखिए, ये आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी तक जो जनवरी से लेकर के जो सीरीज स्टार्ट हुआ था तो जनवरी से लेकर के अब तक के सारे करंट अफेयर्स का वीडियो और पीडीएफ चैनल पे अपलोड है। आप जाइए वहां पर सारे वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसमें इस सीरीज के जो सारे करंट अफेयर्स के जो पीडीएफ है मंथली वाइज सारे को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है। यह प्रश्न है कि किस राज्य सरकार की शिक्षा विभाग ने मध्याह्न भोजन अर्थात मिड डे मील में साफ सफाई और उसकी गुणवत्ता को लेकर के स्कूलों के बीच रैंकिंग देने का निर्णय लिया है। तो अभी हाल ही में यह निर्णय लिया गया बिहार सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि बिहार शिक्षा विभाग ने मध्याह्न भोजन अर्थात मिड डे मील में साफ सफाई और उसकी गुणवत्ता को लेकर के स्कूलों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने जा रही है और इसके तहत प्रत्येक वर्ष साफ सफाई के साथ साथ मध्याह्न भोजन परोसने वाले स्कूलों को राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और इस प्रक्रिया की जो निगरानी होगी ये पूरी प्रक्रिया की निगरानी मोबाइल ऐप से कराई जाएगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये अभी हाल ही में निर्णय लिया गया बिहार सरकार के द्वारा, बिहार राज्य के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो मध्याह्न भोजन का जो प्रक्रिया चलती है स्कूलों में तो उसको कि रैंकिंग दिया जाएगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और प्रथम, द्वितीय और तृतीय कि रैंक प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट को ऐड करना भूल गया। यहाँ पर जो स्कूल के रसोइया होंगे, संबंधित स्कूल के जो रसोइया होगा उनको भी रैंकिंग दिया जाएगा, उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे मैंने ऐड करना भूल गया, तो ये भी बात आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे लिखा है अगला पॉइंट में कि मध्याह्न भोजन निदेशालय के जो निदेशक हैं ये सतीश चंद्र झा हैं, यानी कि बिहार मध्याह्न भोजन निदेशालय के जो निदेशक हैं ये सतीश चंद्र झा है। अब यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं मिड डे मील की। तो मिड डे मील के बारे में कुछ चीज़ों को यहाँ पर मैंने ऐड किया है, सभी चीज़ों को आप यहाँ पे देखिए बारीकी से समझिए। तो मिड डे मील स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई एक योजना है। इसके जरिए सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है और केंद्र सरकार की इस योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी और यह योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये सारे पॉइंट है जो कि आपको यहाँ से याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये योजना किसके अंतर्गत आता है, यानी कि कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है ये राज्य सरकार की है कि ये केंद्र सरकार की है। तो ये सारे पॉइंट जो कि है आपको याद रखना है।
अब यहाँ पर हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में कौन टेबल टेनिस में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा खिलाड़ी बनी है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भवानीबेन पटेल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं इस प्रश्न के बारे में कि पहली बार पैरालंपिक में शामिल हुई भवानीबेन पटेल ने टेबल टेनिस में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है, जो कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में ये भारत का पहला पदक है। यहाँ पे गोल्ड या फिर सिल्वर या फिर कांस्य की बात नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ बात किया जा रहा है भारत का पहला पदक है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। तो ये आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने अगला पॉइंट में ऐड किया, फाइनल मुकाबले में उन्हें चीन की यिंग झोउ ने 0-3 से मात दिया। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, अगर हम बात करें गोल्ड मेडलिस्ट की तो इस प्रतियोगिता के तहत गोल्ड मेडलिस्ट है चीन की यिंग झोउ। अगर हम बात करें सिल्वर मेडलिस्ट की तो ये भारत की भवानीबेन पटेल है। तो दोनों पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है भवानीबेन पटेल। अब यहाँ पे मैंने अगला पॉइंट में लिखा है कि इस प्रकार वह पहली भारतीय महिला पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने पैरालंपिक के इस इवेंट में कोई पदक जीता है। यानी कि इससे पहले पैरालंपिक के इस इवेंट में यानी कि मतलब कह सकते हैं टेबल टेनिस में, पैरा टेबल टेनिस में अभी तक भारत ने ओलंपिक के इतिहास में कोई भी मेडल नहीं जीता था। तो इस प्रकार वह पहली भारतीय महिला पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है जिन्होंने पैरालंपिक के इस इवेंट में कोई पदक जीता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कौन सा पदक है, तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा पदक है, तो सिल्वर पदक है, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने आगे लिखा कि हाल ही में 24 अगस्त 2021 को पैरालंपिक खेल 2020 का उद्घाटन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, टोक्यो पैरालंपिक खेल का आयोजन इस वर्ष 24 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर 2021 तक होगा। इसकी जो शुरुआत हुई थी 24 अगस्त से हुई थी और ये 5 सितंबर तक चलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, खेलों के इस महाकुंभ के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से टेक चंद ध्वजवाहक थे। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। अगर वहीं पे हम चर्चा कर ले थोड़ी सी टोक्यो ओलंपिक की, तो टोक्यो ओलंपिक का आयोजन हुआ था जो ये 23 जुलाई को हुआ था, जो कि 8 अगस्त तक चला था। 23 जुलाई से शुरू होकर 8 अगस्त तक चला था। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे याद रखिए। और एक संबंधित चीज़ें और ये भी है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था कौन, नीरज चोपड़ा ने। और कुल मिला के 7 पदक टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अपने नाम किया। तो ये सारे संबंधित चीज़ें यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पेड ग्रुप में कुछ ऐसे मेंबर हैं जो पता नहीं किस मानसिकता के शिकार हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं लेता हूँ अगस्त महीना, अभी वर्तमान में अगस्त माह चल रहा है और ये अगस्त का अंतिम दिन है। तो जैसे ही अगस्त महीना समाप्त होने वाला आता है, 25 तारीख जैसे आता है, 25 तारीख तो मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया, 22 तारीख से ही ये स्टार्ट हो जाता है। सर अगस्त का पीडीएफ कब आएगा, अगस्त का पीडीएफ कब आएगा। इतनी कॉमन सेंस आप लोगों में नहीं है कि मतलब अगस्त माह समाप्त होगा और ये पूरी प्रक्रिया ऐसे चलती है कि 2 तारीख को जैसे मतलब जैसे अगस्त समाप्त होगा तो 2 सितंबर का अगस्त माह का पीडीएफ आपको मिलता है हर बार। मतलब जनवरी से लेकर पिछला साल भी ऐसा ही था, इस साल भी 2021 में स्टार्ट हुआ तो ऐसा ही है। तो पता नहीं आप लोगों के मन में क्या चलता है, जैसे 25 तारीख आता है, 22 तारीख आता है, आप लोग बोलना स्टार्ट करते हो सर पीडीएफ कब मिलेगा, सर पीडीएफ कब मिलेगा, जल्दी से दीजिए, प्रिंट कराना है। मंथ समाप्त होगा तभी तो मंथली पीडीएफ उसका बनेगा ना। मंथ समाप्त होगा उसके बाद पीडीएफ बनता है, उस पर काम होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है उसमें सुधारना होता है, बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है फॉर्मेट में उसको डालना पड़ता है। तो आप लोगों के लिए बोलना आसान है, 25 तारीख को पीडीएफ कैसे होगा आप बताइए, 25 तारीख को पीडीएफ हो सकता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 5 से 10 लोग, लगभग पेड ग्रुप में समझिए 2000 से अधिक लोग हैं, वहाँ पे 5 से 7 लोग ऐसे हैं जो हर मंथ उसका वही लोचा है। आप लोग मैसेज करते रहते हो ये भेजिए वो भेजिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। पेड ग्रुप जो है, पेड ग्रुप किस लिए बनाया गया, पेड ग्रुप में आप लोग एक्टिव रहिए, वहाँ तो पीडीएफ मिलता ही है ना। जो चीज़ का टाइम स्लॉट फिक्स है वो टाइम पे आपको मिलता है। हमारा ये काम है, हमारी जो टीम है इस पर काम कर रही है, लगभग 7 से 8 लोगों की टीम है जो आपके लिए दिन रात काम करती है। आप देखते हैं पीडीएफ जो पेड ग्रुप में मिलता है वो सारा टाइम उसका बंधा हुआ है, उस टाइम में आपको पीडीएफ मिलेगा ही मिलेगा हर हाल में। आप मैसेज नहीं भी करोगे तो पीडीएफ आपको जाएगा ही जाएगा। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें। बार बार आप जो मैसेज करते हैं कि सर 25 तारीख से पीडीएफ कब मिलेगा, तो ये चीज़ अच्छा नहीं लगता। आप बीपीएससी जैसे परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इतना तो कॉमन सेंस आपको होना चाहिए। और एक शिकायत यहाँ पर यह भी है कि एक प्रश्न मैंने आपको बताया था कि 11 साल के जो एक बच्ची के साथ जो रेप हुआ था, तो वहाँ पे मतलब कि मैंने बताया था कि मतलब कि 25 वर्ष का जो मतलब कैद का सजा सुनाया गया, आजीवन कारावास का। तो वहाँ पर एक भाई कमेंट करते हैं कि मतलब कि ये रेप वाला क्वेश्चन बीपीएससी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, आप कैसे बताता है ये वो, मतलब कि इस तरह से कुछ बहुत सारी बातें थी लिखी हुई। अरे भाई मेरा ये उद्देश्य नहीं था बताना कि रेप से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, उस वहाँ पर मैंने ये बताना चाहा था कि बिहार के इतिहास में 25 साल का जो कैद हुआ है पहली बार ऐसा हुआ है, तो ये बताना मेरा उद्देश्य था। ये सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को समझिए, बीपीएससी जैसे परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सारा चीज़ आपके लिए मतलब इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो इतना कॉमन सेंस तो आपको होना ही चाहिए। आप ग्रुप डी की तैयारी नहीं कर रहे हैं बल्कि बीपीएससी जैसे विस्तृत एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको प्री और मेंस लिखना है। ये नहीं कि वन लाइनर एग्जाम है, वो जो मल्टीपल चॉइस होता है आप मारते गए और आपका सिलेक्शन हो गया, बस हो गया, आपका जॉब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको सभी चीज़ों को गहराई से समझना पड़ता है। मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा हूँ, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मतलब कि मैसेज करते रहते हैं बार बार, तो इस चीज़ से मैं परेशान हो गया, इसीलिए मैंने सोचा यहाँ पर इस बारे में आपसे डिस्कस किया जाए।
चलिए खैर इसको छोड़ते हैं, चलते बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में पैरालंपिक के इतिहास में भारत को शूटिंग में पहला गोल्ड मेडल जिताया है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवनी लेखरा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये राजस्थान की रहने वाली है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न बारे बता दूं कि हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में जयपुर की 19 वर्षीय अवनी लेखरा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और उन्होंने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 में 249.6 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया है। तो ये सारी जानकारी जो कि आंकड़े वाले चीजें हैं वो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है जयपुर की अवनी लेखरा, जो कि अभी हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने पॉइंट में कुछ चीजों को ऐड किया है। इस प्रकार यह पैरालंपिक के इतिहास में भारत का शूटिंग में पहला स्वर्ण पदक है, यानी कि पैरालंपिक के इतिहास में भारत का शूटिंग में पहला गोल्ड मेडल है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इससे पहले भवानीबेन पटेल ने महिलाओं की एकल टेबल टेनिस स्पर्धा क्लास 4 में और निषाद कुमार ने पुरुषों की T47 ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीते थे। ये बात यहाँ पे मैं पिछले प्रश्न में आपको बताया था भवानीबेन पटेल के बारे में। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है और डिस्कस थ्रो एथलीट विनोद कुमार ने पुरुषों की F52 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो ये सारे जो विजेता है इनका नाम आप याद रखिए, यहाँ से संबंधित प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे ये मतलब समाप्त होगा इससे संबंधित एक वीडियो चैनल पे आएगा, जिस प्रकार से ओलंपिक वाला आया था उसी प्रकार से मैं पैरालंपिक वाला भी लाऊंगा और वहां पे सारी चीजों को आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, किस कंपनी ने हाल ही में बी इंटरनेट ऑसम कार्यक्रम लॉन्च किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभी हाल ही में गूगल के द्वारा बी इंटरनेट ऑसम कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे इस प्रश्न से संबंधित कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में गूगल ने भारतीय कॉमिक बुक प्रकाशक अमर चित्रकथा के साथ साझेदारी में भारतीय बच्चों के लिए अपना वैश्विक बी इंटरनेट ऑसम कार्यक्रम लॉन्च किया है। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान रखिए, इसकी जो शुरुआत की गई इस कार्यक्रम की, ये गूगल के द्वारा किया गया है और इसमें सहयोगी के तौर पर, जिसके मतलब समझौता किया गया है, जिसके साथ सहयोगी के तौर पर इसे लॉन्च किया गया है। तो ये भी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, भारतीय कॉमिक बुक प्रकाशक अमर चित्रकथा के साथ ये समझौता के साथ इसे लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा कि इसे गूगल ने अपने उपयोगकर्ताओं खासकर बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा बढ़ाने और अपने प्रयास के तहत 8 भारतीय भाषाओं में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। यानी कि यहाँ पर आप ध्यान रखें, गूगल ने अपने उपयोगकर्ताओं खासकर बच्चों को बच्चों को ध्यान रखते हुए मतलब इंटरनेट सुरक्षा बढ़ाने के प्रयासों को लेकर के इसे 8 भाषाओं में लॉन्च किया है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि यह कार्यक्रम गूगल इंडिया को इंटरनेट पर गलत सूचना, धोखाधड़ी, बाल सुरक्षा संबंधी खतरों, हिंसक उग्रवाद, फिशिंग हमले और मेलवेयर जैसे खतरों का मुकाबला करने में मदद करेगा ये कार्यक्रम। तो ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। हमारा यहाँ पे अगला पॉइंट है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से सीख रहे हैं। तो ये सारे संबंधित जानकारी है जो आप याद रखिए, अगर ये मेंस में आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पर ये सारे की पॉइंट का इस्तेमाल करके आप एग्जाम में आंसर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए चर्चा हो रही है गूगल की, तो गूगल के बारे में कुछ चीज़ों को यहाँ पे मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे ऐड किया है। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, गूगल की स्थापना अमेरिका देश में हुई थी और इसके संस्थापक जो है लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, जो कि अमेरिका देश के नागरिक है। और इस तरह गूगल एक अमेरिकन कंपनी है और इसका जो हेडक्वार्टर ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। और भारत के गूगल के CEO है सुंदर पिचाई, यानी कि भारत मूल में गूगल के जो CEO है ये सुंदर पिचाई है। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। और एक पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो गूगल का जो मूल कंपनी है, इस बारे में एक बार मैंने आपको बताया था विस्तार से। गूगल की जो मूल कंपनी है उसके कौन कौन से ब्रांचेज है, कौन कौन सी कंपनी है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको विस्तार से बताया था डेली करंट अफेयर्स वाला में। अगर आपको याद होगा तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो गूगल की जो मूल कंपनी है वो है अल्फाबेट, ये आप ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो का टारगेट है 900 लाइक का। अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं छठे प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। यहाँ पर इस विश्वविद्यालय के बारे में लिखा गया है कि 52 एकड़ में फैले इस विश्वविद्यालय को 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और इस विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और योग संबंधी चिकित्सा सुविधा
सुविधाएं उपलब्ध होगी। ठीक है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। 52 एकड़ में ये फैला होगा और इसे 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। और इसमें जो सुविधाएं प्रदान होगी ये आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ और योग संबंधी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, वर्तमान में राज्य के सभी 98 आयुष कॉलेज इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत होंगे। यानी कि ये जो मतलब कि जो गोरखपुर में राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है, तो यह राज्य के सभी 98 आयुष कॉलेज इस विश्वविद्यालय से संबंधित होंगे या फिर इसके अंतर्गत होंगे। ये आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे मैंने आगे कुछ बेसिक सी जानकारी को ऐड किया है। तो वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, ये सुचिता कृपलानी है। और प्रथम महिला राज्यपाल है श्रीमती सरोजनी नायडू। और प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत। ये सारी चीजें आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार की किस योजना का हाल ही में 7 वर्ष पूरा हुआ है? सारे ऑप्शन को आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद निर्धारित कीजिए कि कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा। प्रश्न को तब तक मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार की किस योजना का हाल ही में 7 वर्ष पूरा हुआ है? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में 28 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरू हुए 7 वर्ष पूरे हुए हैं। इस योजना की शुरुआत सभी देशवासियों को बैंकिंग सुविधाएं तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से 28 अगस्त 2014 को किया गया था। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जनधन लाभार्थियों के खाते में 1,46,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा है। यानी कि अभी तक की जो डेटा जारी किया गया है, तो इस डेटा के अनुसार अभी तक वर्तमान में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जनधन लाभार्थियों के खाते में 1,46,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि खाता धारकों में 45% पुरुष और वहीं पे 55% महिलाएं शामिल है। यानी कि जनधन योजना के अंतर्गत जितने भी खाता धारक हैं उनमें से 55% महिलाएं हैं और 45% ही पुरुष हैं। तो ये सारे संबंधित जानकारी आप यहाँ से जनधन योजना के बारे में याद रखिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट कि बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच बढ़ाने के लिए जो ग्रामीण जो मतलब कि लोग हैं, तो इन्हीं को ध्यान रखते हुए 28 अगस्त 2014 को इसे शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा 8वां प्रश्न। प्रश्न के निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में माई पैड माई राइट नामक एक परियोजना का उद्घाटन किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा त्रिपुरा में गोमती जिले के किल्ला गांव में नाबार्ड और नैब फाउंडेशन की ओर से शुरू की गई माई पैड माई राइट नामक एक परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए, अभी हाल ही में इसका जो उद्घाटन किया गया ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। जबकि अगर हम बात करें इस योजना को मतलब कि शुरुआत किसने किया था, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि त्रिपुरा के गोमती जिले के किल्ला गांव में नाबार्ड और नैब फाउंडेशन के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ये सारी चीजें आप यहाँ पर याद रखिए। हमारा अगला पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि इस परियोजना का उद्देश्य वित्तीय मदद और पूंजीगत माध्यमों के जरिए ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका का साधन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है इस योजना का, जिसका नाम है माई पैड माई राइट। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, इसका उद्देश्य है वित्तीय मदद और पूंजीगत माध्यम के जरिए ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध कराना। ठीक है, अब यहाँ पे त्रिपुरा के बारे में मैंने लिखा कि त्रिपुरा भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है और इसकी राजधानी अगरतला है। अगरतला इसकी राजधानी है। वर्तमान में त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, जहाँ यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पॉइंट में यहाँ पे लिखा गया त्रिपुरा भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, यानी कि सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। अब यहाँ पर चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने और विनियमित करने का निर्णय लिया है? ये निर्णय अभी हाल ही में क्यूबा के द्वारा लिया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि उत्तर अमेरिकी देश क्यूबा की सरकार हाल ही में भुगतान के लिए क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने और विनियमित करने का निर्णय लिया है। ये आपको ध्यान रखना, अभी हाल ही में ये निर्णय क्यूबा के द्वारा लिया गया है। अब यहाँ पे मैंने आगे लिखा है कुछ दिन पहले मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर ने औपचारिक रूप से बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला भारत का पहला देश बना है। ये कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, जो कि यहाँ पर मैंने बताया था कि जो अमेरिकी देश है मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर, वो औपचारिक रूप से बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पूरे विश्व का पहला देश है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कभी भी किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिटकॉइन की या फिर क्रिप्टो करेंसी की, तो यहाँ पे मैंने उस बारे में कंप्लीट चीज़ों को लिखा है, तो सारी चीज़ों को आप यहाँ पे देखिए। तो हमारा पहला पॉइंट है बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक वर्चुअल करेंसी है और इसकी शुरुआत जो हुई थी ये 2009 में हुई थी और इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। यानी कि बिटकॉइन को आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं ये एक वर्चुअल करेंसी है, इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये वर्ष 2009 में किया गया था। अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है कि इसमें पेटेंट के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है और यह क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है और इसकी शुरुआत सतोशी नाकामोतो ने किया था।
ये आपको ध्यान रखना है, क्रिप्टो करेंसी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है और इसकी शुरुआत सातोशी नाकामोतो ने किया था। ये आप यहाँ पे ध्यान रखिए। हमारा अगला पॉइंट है, जिस तरह रुपये की यूनिट पैसा और डॉलर की यूनिट सेंट होता है, वैसे ही बिटकॉइन की यूनिट सतोशी कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है, इन्हीं के नाम पर सतोशी नाकामोतो के नाम पर ही मतलब इसके यूनिट का नाम रखा गया, बिटकॉइन की यूनिट का नाम सातोशी। ये आप यहाँ पे ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं क्यूबा की। तो ये एक प्रश्न है जो कि बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है क्यूबा के संबंधित। तो क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोग देख सकते हैं, कई बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। प्रीवियस ईयर जब पढ़ते होंगे क्वेश्चन तो वहाँ पर आपको ये प्रश्न देखने को मिलता होगा। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 10वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहर प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में भारत की राजधानी दिल्ली प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गया है। ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दिल्ली। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए, दिल्ली से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को मैंने ऐड किया जो कि अभी हाल ही में चर्चे में था। तो यहाँ पर अगले पॉइंट में मैंने इसी चीज़ को लिखा है। तो हाल ही में 2 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से जारी दुनिया का सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में राजधानी दिल्ली, यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली 48वें स्थान पर था और भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई 50वें स्थान पर है। ये आपको ध्यान रखना। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, 2 से 4 दिन पहले मैंने आपको एक प्रश्न बताया था। 2 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से ये रिपोर्ट जारी किया गया था और ये रिपोर्ट ये था कि दुनिया में मतलब रहने लायक सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह में अगर हम बात करें तो ये भारत का जो मतलब दिल्ली शहर है, यानी कि राजधानी दिल्ली 48वें स्थान पर और मुंबई 50वें स्थान पर था। अब यहाँ पर इस सूची के बारे में कुछ चीज़ों को मैंने ऐड किया। इस सूची में दुनिया के 60 सुरक्षित शहरों को स्थान दिया गया था, जिसमें डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। और इसके अतिरिक्त इस सूची में टोरंटो और सिंगापुर क्रमशः 2 और 3 स्थान पर है। तो ये सारी संबंधित जानकारी आप यहाँ से याद रखें। अब बढ़ेंगे यहाँ पर हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, हाल ही में कहाँ पर विश्व की सबसे ऊंचाई पर एक सिनेमा घर स्थापित किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर लेह में एक सिनेमा घर स्थापित किया गया। यह एक मोबाइल सिनेमा घर है, यानी कि जिस प्रकार से मोबाइल वैन होता है उसी प्रकार से मोबाइल सिनेमा घर है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह में इसे स्थानांतरित किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना, यह एक मोबाइल सिनेमा घर है जो कि समुद्र तल से करीब 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है लेह में। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर अगला और इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि इस सिनेमा घर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सहयोग से स्थापित किया गया। इस सिनेमा घर को NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सहयोग से स्थापित किया गया। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके उद्घाटन समारोह में अभिनेता पंकज त्रिपाठी भी शामिल थे। यहाँ पर ध्यान रखिए, जो NSD की तरफ से इसका उद्घाटन किया गया, पहला मतलब कि सबसे अधिक ऊंचाई पर जो सिनेमा घर है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर सिनेमा घर का जो उद्घाटन किया गया NSD के द्वारा, तो इसमें उद्घाटन समारोह में बिहार के पंकज त्रिपाठी भी शामिल थे, जो एक अभिनेता है और ये बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। अब यहाँ पे आगे लिखा कि जो कि बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इन्हें बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अब यहाँ पर चर्चा होगी बिहार के गोपालगंज की। तो गोपालगंज से संबंधित एक कॉमन प्रश्न है, आपको याद रखना है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है बिहार में, ये गोपालगंज है। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि पहले दिन इस सिनेमा घर में चंगपा खानाबदोश पर आधारित लघु फिल्म शैकुल को प्रदर्शित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। शैकुल जो कि चंगपा खानाबदोश पर आधारित एक लघु फिल्म है, इसको प्रदर्शित किया गया। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, हाल ही में किसने महिला अधिकारिता पर पहले G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्मृति ईरानी के द्वारा भी हाल ही में इसे संबोधित किया गया। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला अधिकारिता पर पहले G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, यह सम्मेलन वर्चुअली इटली के सांता मार्गरेटा लिगुर में आयोजित किया गया था। तो ये सारे संबंधित जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। ये पहला जो मतलब सम्मेलन था, यानी कि महिला अधिकारिता के क्षेत्र में ये पहला सम्मेलन था, ठीक है, जिसकी जो मतलब कर सकते हैं संबोधित किया भारत की तरफ से स्मृति ईरानी ने। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज की इस वीडियो का प्रश्न है, हाल ही में बक्सर में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद भारतीय वायुसेना के किस विमान ने 4 दिन बाद उड़ान भरा है। यानी कि बक्सर में जो विमान का जो मतलब कर सकते हैं एक इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया था, ये कौन सा विमान था, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको 2 बार दिया है। इसका आंसर मुझे बताइए, इसका आंसर क्या होगा। आप चाहें तो यहाँ पर इस बारे में कंप्लीट चीज़ों को डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए। आपको यहाँ पर डेमो PDF मिलेगा, उसके बाद आप इसे देखेंगे और निर्धारित करेंगे आपको इसे ज्वाइन करना है या फिर नहीं। आइए अब यहाँ पर जानते हैं पेड ग्रुप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को।
अगर आप घर बैठे रहकर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इस चैनल के माध्यम से एक ई बुक लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। इस ई बुक की खासियत यह है कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में, यानी कि ये बाइलिंगुअल है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। 2500 से अधिक प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आपके पास ई बुक हो या फिर बुक हो तो वो आपके लिए एकदम से वरदान सिद्ध होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको ये बताता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। वहां से आपको ये समझ आता है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, कहां से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारा समझ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में बताता हूँ। अगर आप घर बैठे 67वें बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये आपको बीपीएससी सहित जो भी बिहार में परीक्षाएं आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी खास करके लड़कियों और महिलाएं घर बैठे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देखिए। यहाँ पर आपको इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिलेगी ये आप सारी चीज़ों को देख के ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा ये होगा सबसे पहला हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि बीपीएससी पैटर्न पे आधारित होगा। ये मॉडल सेट होगा। यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और सारे के सारे प्रश्न जो इसमें होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये बेहतर क्वालिटी का होगा। सारे के सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको मिलेगा वो मिलेगा बिहार करंट अफेयर्स के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि आपको एक वर्ष का करंट अफेयर यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेली मिलेगा, मंथली मिलेगा, साल का अंत होगा, वार्षिकांक भी मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो हमारा मेन होगा वो होगा बिहार जीके। यहाँ पर आपको संपूर्ण बिहार जीके का 2 पीडीएफ मिलेगा। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके या फिर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 2 वॉल्यूम में। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में सफलता पाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिहार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर जो होगा 2020 वाला वार्षिकांक। अगर आपको जरूरत हो तो ये भी आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में विगत 18 माह के करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसका जरूरत हो तो ये भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पीडीएफ हैं जो कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन इतिहास का और संपूर्ण विश्व इतिहास का पीडीएफ, ये सारे और भी छोटे छोटे पीडीएफ है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मेनली जो हमारा होगा ये 4 सेक्शन होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, संपूर्ण बिहार जीके और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये चारों यहां पर आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे, आपको कॉल नहीं करना है बल्कि इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है pre21 लिख के। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, आपको कैसे पेमेंट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैसेज करने के बाद मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। इसका जो फी है ये 399 रुपया है। ये 399 रुपये में ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। 399 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती है। अगर आप मार्केट में देखेंगे जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो आपको 1000 से 1500 रुपये में आपको 10 से 15 टेस्ट अवेलेबल कराता है। यहाँ पर मैं आपको 399 में आपको यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स, बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रकार के कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आपसे डेमो मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए, आप डेमो का डिमांड कीजिए, आपको डेमो पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे, वो आप क्वालिटी को देख के समझ पाएंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप हमारे मतलब इस स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं तो आपसे मेरा वादा है कि इतनी सारी चीज़ों को कवर करने में आपका 40 से 50% समझिए कवर हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वहाँ से लगभग 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 38 प्रश्न हो गया। बिहार जीके अगर मैं 10 ही मान लूँ तो 38 10 कितना हो गया, 48 48 हो गया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो 66वें बीपीएससी आयोजित हुआ था तो वहाँ पे हमारे टेस्ट सीरीज से 26 प्रश्न आए थे, 26 से 27 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। समझिए इतने सारे यहाँ से मतलब प्रश्न हमारे सेट से पूछे गए हैं। तो आप भी यहाँ पर हमारे पे भरोसा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप भी इसे ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी से ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।